पावर की बात है। अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि भैया मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, तो आप बोलते हो ठीक है सर, हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे, हम आपको इतनी फीस दे देंगे जो भी फीस दे रहे हैं। आप भी इक्वल बार्गेनिंग कर रहे हो, मैं भी इक्वल बार्गेनिंग कर रहा हूँ, तो इसे बोलते हैं इक्वल बार्गेनिंग पावर, इसी को बोल देते हैं कंसेंट। लेकिन सपोज करो आई एम द रिलेशन बिटवीन अस दैट डेफिनेटली आई एम इन डोमिनेटिंग पोजीशन बिकॉज आई एम योर टीचर, सो ऑलवेज आई विल बी इन डोमिनेटिंग पोजीशन, सो आई एम यूजिंग दैट पोजीशन एंड gaining unfair advantage, and I mean not equal bargaining power, rather I'm using my influence to make the contract. So जब मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और मैं अपने इन्फ्लुएंस यूज करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में इक्वल बार्गेनिंग पावर नहीं होगी। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि अगर इक्वल बार्गेनिंग पावर होती, दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर इक्वल बार्गेनिंग पावर होती, सपोज करो आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते फ्री विल के साथ, मैं भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फ्री विल के साथ, तो जैसे ही कोई भी पार्टी पीछे हटती तो उस पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आरोप लग जाता। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आरोप लगते ही मतलब क्या होता है कि आपको कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी। सपोज करो मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, मैं आपसे फीस लेने के बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना पढ़ाऊँ, तो इसे मैं बोलता हूँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अमित सर पार्ट। लेकिन सपोज करो मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि बेटा मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेते हो लेकिन आप मेरे को फीस नहीं देते, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके पार्ट पे हुआ यहाँ पे? सर हमारे पास। आपके पार्ट पे हुआ, सही से जी। होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर इक्वल बार्गेनिंग पावर है तो इक्वल बार्गेनिंग पावर का मतलब है कि दोनों पार्टी इक्वल बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेकिन जहां सपोज करो कोई पुलिस वाला है, वो ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, सपोज करो कोई पुलिस वाला एक आदमी को पकड़ता है, बोलता है कि तेरी बाइक पे मैं इतने चालान लगा दूंगा, नहीं तो तू एक काम कर मेरे को अपनी बाइक भेज दे, तो वो बेसिकली इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है, तो ही इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन, तो ही इज यूजिंग दैट पोजीशन टू गेन अनफेयर एडवांटेज, दैट इज अंडर इन्फ्लुएंस। बात खत्म। इतना सा अंडर इन्फ्लुएंस है। अब ये मुद्दा ये आता है कि सपोज करो जैसे मैं टीचर हूं और आप स्टूडेंट हो, और मैं अपनी इन्फ्लुएंस यूज करके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा हूं, और आप क्या करते हो, कल को आप क्या करते हो, अपना पार्ट परफॉर्म परफॉर्म नहीं कर रहे हो, मैं आपके अगेंस्ट में अगर केस करता हूं कि सर देखो मैंने तो अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, तो आप पता है क्या डिफेंस ले सकते हो? आप यहाँ ये डिफेंस ले सकते हो कि अमित सर ने हमारे अगेंस्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस परफॉर्म किया था और हम इस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कराना चाहते हैं, वॉइड डिक्लेयर कराना चाहते हैं बाय वे ऑफ सेक्शन 19A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, द पर्सन हुज कंसेंट हैज बीन टेकन बाय causing undue influence has the power to has the right to set aside that contract by the decree from the court। ठीक है? तो सिंपल सी बात ये है। अब मुद्दा ये आता है कि ये तो बात कंफर्म है कि वन पर्सन इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन यूजिंग दैट पोजीशन एंड गेनिंग अनफेयर एडवांटेज। अब आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि भैया कौन कौन होता है पोजीशन में, डोमिनेटिंग पोजीशन में, तो आप बताओगे द पर्सन हु इज इन रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। तो रियल अथॉरिटी जैसे टीचर स्टूडेंट की होगी, अपेरेंट अथॉरिटी सपोज करो कोई मैजिशियन आपको बोलता है कि मैं सुपर पावर दिलवा कर दो। ये केस हुआ था एक ऐसा, एक मैजिशियन था, उसने वंश को बोल दिया कि वंश मैं तेरे को ना सुपर पावर दिलवा दूंगा, तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, बस तेरे को अपना घर मेरे को गिफ्ट करना है। अब वंश क्या करता है, गिफ्ट डीड बनाता है और वो उसको गिफ्ट कर देता है। अब गिफ्ट डीड को वो रजिस्टर्ड भी करा लेता है वंश जाके। तो वंश जब जाके उस गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड कराता है, अब उस मैजिशियन को तो वो घर मिल गया क्योंकि उसने गिफ्ट डीड रजिस्टर करा दी, उसके नाम रजिस्ट्री कराती। लेकिन कल को वंश जागता है, यार ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, मैजिशियन जैसी चीज तो कुछ होती ही नहीं है, और मेरे को बहुत बड़ा आदमी तो बना ही नहीं सकता। तो अब कल को अगर उस सेल डीड के बेस पे वो वंश का घर लेने आ जाएगा मैजिशियन, तो वंश एक डिफेंस ले सकता है कि जो मैजिशियन है ना, इसने अपेरेंट अथॉरिटी यूज करके अनडू इन्फ्लुएंस परफॉर्म किया था। क्योंकि इसने अनडू इन्फ्लुएंस परफॉर्म किया था, तो सेक्शन 19A के अकॉर्डिंग मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूँ। अपेरेंट अथॉरिटी ये होती है। समझ गए? आ भी रहा है कुछ समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। अब आते हैं अब आते हैं स्टैंड इन फिड्यूशियरी रिलेशन। रियल अथॉरिटी हो गया टीचर स्टूडेंट, अपेरेंट अथॉरिटी में एग्जांपल लिख लेना मैजिशियन का। फिड्यूशियरी रिलेशन होता है द रिलेशन विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। किस पे बेस कर? ट्रस्ट। ट्रस्ट। जैसे अगर बात करते हैं ट्रस्ट, जैसे कि बात करते हैं अगर हम एडवोकेट क्लाइंट्स, या अगर बात करते हैं डॉक्टर या पेशेंट, इनका ट्रस्ट पे चलता है।
उसके बाद करते हैं तीसरी, तीन कैटेगरी आ गई। अब फोर्थ कैटेगरी आती है अंडर इन्फ्लुएंस की। ही मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररली और परमानेंटली इफेक्टेड बाय एज, इलनेस और मेंटली और बॉडीली डिस्ट्रेस। तो ये एज इलनेस तो समझ में आ रहा है, डिस्ट्रेस समझ में नहीं आया। डिस्ट्रेस क्या होता है बताओ। सर स्ट्रेस डिस्ट्रेस होना उसका। हाँ, वो इतनी स्ट्रेस थी, सपोज करो, अब सपोज करो एक लेडी थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। वो एक उसके बाबू के पास जाती है, बोलती भैया मेरा घर आप गिरवी रख लो और मैं आपको अपना घर गिरवी रख लो, वो खवा दूंगी बेसिकली, और प्लीज मेरे को ना पैसे दे दो। और वो इतनी डिस्ट्रेस थी कि ना, उसने जो 50 करोड़ का घर था वो 5,000 रुपए में गिरवी रख दिया। उस बेचारे को पता भी नहीं लगता उसकी वैल्यू का। तो उस कंडीशन में वो मेंटली और फिजिकली डिस्ट्रेस थी। वो कंडीशन, अब बेसिकली जो बाबू था जिसके पास पैसे थे, या सपोज करो कोई ऐसा पर्सन था जिसके पास बहुत सारे पैसे थे, उसने क्या किया, उसने अंडर इन्फ्लुएंस परफॉर्म किया उस टाइम पे। उसने देखा यार ये तो मेंटली डिस्ट्रेस है, और अगर मैं इसके अगेंस्ट में अंडर इन्फ्लुएंस परफॉर्म करके इसके घर लेना चाहूंगा तो आराम से ले लूंगा। ये 5 करोड़ का घर मुझे 5,000 रुपये में मिल जाएगा। तो चार कैटेगरी होती है बेसिकली अंडर इन्फ्लुएंस की। द पर्सन हु इज इन रियल अथॉरिटी, द पर्सन हु इज इन अपेरेंट अथॉरिटी, द पर्सन स्टैंडिंग इन फिडेंशियल रिलेशन, एंड लास्ट होती है ही मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी। तो बेसिकली इसमें मेंटल कैपेसिटी पे आएगी। मेंटल कैपेसिटी किससे इफेक्टेड है? टेम्पररी परमानेंटली इफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, बाय रीजन ऑफ इलनेस, बाय रीजन ऑफ मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। समझ गए? अब समझ यस आया सर। कुछ? यस सर। आ गया? आज समझ आ रहा वंश? खत्म करना भाई है। यस सर। यस कुछ सुन सर। भी रहे हो तुम या ऐसे बोल रहे हो? सर आ गया समझ। मैं अभी इसके बाद अगर कोई रिप्लाई नहीं करेगा तो कैमरे ऑन कराऊंगा सबके अभी आज। सर मैं उसके बोल बाद रही हूँ कि आ गया ठीक है समझ। बेटा, ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है, ओके बच्चे। अब मेरी बात सुन लो पहले। नेक्स्ट, देर आर सर्टेन केसेस इन विच हायर ड्यूटीज इम्पोज्ड upon the parties to not only tell the truth but to tell the complete truth. Those are the cases where the relation are such that there is a confidence reposed by one party influence exerted by another. प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस है ये। हमने मैंने कल बोला था, इसके लिए आपको सेक्शन 111 पढ़ना है और सेक्शन 101 102 पढ़ के आना है। किसका बताओ, किसका पढ़ के आना था? सर एविडेंस एक्ट। एविडेंस में ना प्रिजम्पशन होती है। प्रिजम्पशन क्या होती है मैं बताऊं? प्रिजम्पशन कोर्ट मान के चलता है। तीन तरह के उसमें प्रूफ होते हैं, जो होते हैं मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम में क्या होता है, जब एक पार्टी कोई फैक्ट प्रूव कर रही है, दूसरी पार्टी के पास पूरा राइट है, वो भी अपना फैक्ट प्रूव करेगी। कोर्ट उसे माने या ना माने, कोर्ट की मर्जी है। जैसे सपोज करो मैं जाके बोलता हूँ कि मेरा वंश के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है उसको जाके कोर्ट में प्रोड्यूस कर दूंगा। तो कोर्ट मानेगा हाँ इसका कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता, नहीं भी। तो मेरे को एविडेंस देने पड़ेंगे तब कोर्ट मानेगा। तो मेरे को एक चीज तो प्रूव करनी पड़ेगी, मेरे को विटनेस ले जाने पड़ेंगे, मेरे को एविडेंस देने पड़ेंगे, तब कोर्ट मानेगा कि मे प्रिज्यूम, कोर्ट मे प्रिज्यूम। दिस इज द सोल डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, वो माने या ना माने, इसे बोलते हैं मे प्रिज्यूम। एक होता है सेल प्रिज्यूम। सेल प्रिज्यूम का तो मैं बताता हूँ, रुखसाना समझ जाएगी, तुम फर्स्ट ईयर में थोड़ा आराम से नहीं समझ पाओगे। होता क्या है, एक केस है, एक सेक्शन है 498A। 498A बात करता है क्रुएलिटी अगेंस्ट वाइफ। या अगर तुम बात करोगे 304B की बात कर लो, 304B ऑफ इंडियन पीनल कोड, या 30A ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन है। तो बेसिकली अगर हम डाउरी डेथ की बात करें तो डाउरी डेथ क्या होता है? डाउरी डेथ के कुछ प्रोविजन होते हैं। डाउरी डेथ ये होता है, डाउरी डेथ बता रहा हूँ, डाउरी का मतलब है दहेज हत्या। दहेज हत्या में क्या होता है कि अगर सपोज करो किसी वुमेन को मार दिया गया है और शादी के 7 साल के अंदर मार दिया गया है, और मारने से पहले उसके साथ कोई ना कोई क्रुएलिटी हुई थी, उसको थप्पड़ मारे थे या उसको गाली दी गई थी कि तू अब दहेज नहीं ला रही है अपने घर से, तो कोर्ट एक चीज प्रिज्यूम करके चलेगा कि उसकी जो हत्या हुई है वो दहेज हत्या है। ये सपोज करो वो खुदकुशी भी कर लेती है ना, तो उसे दहेज हत्या में माना जाएगा। सपोज करो एक लेडी है, उसका नाम ए है, उसको ना उसके घर वाले, उसके हस्बैंड, उसके सास ससुर मारते पीटते हैं और बोलते तो अपने घर से दहेज लेके आ। अब वो सपोज करो अपने घर से, इस स्टोरी को सुन लेना ध्यान से, सेल्फ प्रिज्यूम समझा रहा हूँ। अब वो अपने घर से दहेज ने लेके आई, बेचारी गरीब थी, तो उसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली, और शादी के 7 साल के अंदर आत्महत्या कर ली उसने। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो डाउरी डेथ अगर तुम पढ़ोगे प्रोविजन डाउरी डेथ के, तो ये बोलते हैं कि 7 साल के अंदर अगर कोई लेडी डेथ हो, किसी की आत्महत्या भी कर लेती है, उसकी डेथ हो जाती है,
और जब उसकी डेथ हुई थी उससे पहले उसके अगेंस्ट में क्रुएलिटी हुई थी विद रिस्पेक्ट टू डिमांड ऑफ डावरी, तो इसे बोलते हैं कि उसे हम डावरी डेथ बोल देंगे। इसे बोलते हैं दहेज हत्या, दहेज के लिए हत्या कर देना या उकसाना कि भाई तू हत्या कर ले। तो उस कंडीशन में कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, अगर वो सर्कमस्टांसेस फुलफिल हो रहे हैं तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि इसे कोर्ट मान के, तो अगर सपोज करो कोर्ट में कोई केस आता है जिसमें एक लेडी की डेथ हुई है, 7 साल के अंदर, शादी के 7 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई, 7 साल कंप्लीट नहीं हुए थे, और एक फैक्ट ये प्रूव हो गया कि उसकी जो हत्या हुई है, हत्या से पहले उसके अगेंस्ट में क्रुएलिटी हुई थी, उसका मर्डर हुआ है, मर्डर से पहले उसके अगेंस्ट में थप्पड़ बजाए गए थे या उसका सर फोड़ा गया था, उसको गाली दी गई थी कि तू अपने घर से दहेज नहीं ला रही, तो कोर्ट डायरेक्ट सेल्फ प्रिज्यूम, तो कोर्ट को ये मानना पड़ेगा कि उसकी दहेज हत्या हुई है। पहले केस में कोर्ट की मर्जी थी, कोर्ट माने या ना माने उसे बोलते थे मे प्रिज्यूम। दूसरे केस में सेल्फ प्रिज्यूम है। तो मे प्रिज्यूम और सेल्फ प्रिज्यूम का मतलब है कि कोर्ट माने या ना माने, कोर्ट की मर्जी है, इसे बोलते हैं मे प्रिज्यूम। सेल्फ प्रिज्यूम में कोर्ट को एक फैक्ट मानना ही पड़ेगा, कोर्ट के सामने सिचुएशन है, जैसे दहेज हत्या में। एक होता है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का सबसे बढ़िया एग्जांपल बता रहा हूं मैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 112 है। सेक्शन 112 बोलता है कि अगर लॉफुल मैरिज है ना, लॉफुल मैरिज के दौरान कोई बच्चा अगर पैदा हो जाता है, ए और बी की मैरिज हुई और मैरिज होते ही 3 दिन के अंदर बच्चा पैदा हो गया, तो 3 दिन के अगर अंदर भी अगर बच्चा पैदा होता है तब भी ए और बी को ही उसके लॉफुल फादर माना जाएगा। ठीक है, क्यों माना जाएगा, ऐसा रीजन क्यों है, क्योंकि लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि ड्यूरिंग द subsistence of the marriage, if a child is born, that these parents are their lawful lawful guardian या lawful parents। क्यों मान के चलता है, क्योंकि भाई साहब अगर सपोज करो, ऐसा भी तो हो सकता है बहुत सारे केसेस में कि जैसे अभी कोई एक्ट्रेस और एक्ट्रेस जो उनका शादी हुई थी लेकिन शादी से पहले उनका बच्चा हो गया था, तो बहुत सारे केस ऐसे ऐसे होते हैं कि जो पहले से ही मतलब बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो कोर्ट एक सेक्शन 112 में एक प्रिजम्पशन दे दी कि अगर ड्यूरिंग द मैरिज अगर कोई चाइल्ड बॉर्न होता है, अब चाहे मैरिज को 1 साल हुआ है, 1 दिन हुआ है, 1 महीना हुआ है या 10 साल हो गए हैं, अगर ड्यूरिंग द मैरिज कोई बच्चा पैदा हो जाता है, ए और बी उसके फादर और मदर हो जाएंगे, इसे बोलते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। तो कंक्लूसिव प्रूफ में अगर सपोज करो सी एक चाइल्ड है ए और बी का, उसको प्रूव करना है कि मेरे फादर और मदर ए और बी हैं, तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं पैदा तब हुआ था जब मेरी फादर मदर की और मेरे फादर की शादी हो गई थी, तो इसे बोलते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। तो 3 फैक्ट बताए मैंने। एविडेंस एक्ट में 3 तरह के फैक्ट होते हैं, मे प्रिज्यूम, कोर्ट माने या ना माने, सेल्फ प्रिज्यूम में कोर्ट को मानना पड़ेगा, और कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब है, जिसे बोलते हैं, इस वर्ड से समझो ना कंक्लूसिव, कि भैया कोर्ट में कुछ एविडेंस देने की जरूरत ही नहीं है, कंक्लूसिव नहीं, आपने ऐसा फैक्ट बता दिया कोर्ट को कि कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, इसे बोलते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। अब आते हैं सेक्शन 16 सब क्लोज 3 पे। सेक्शन 16 सब क्लोज 3 बोलता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं कि अगर मैं टीचर हूं और आप सब स्टूडेंट हो और मैंने आप सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने क्या कर दिया, आपको डरा धमका के बोल दिया कि आप सबको तीनों को मेरे को 50-50 हजार रुपए देने पड़ेंगे। तो कल को मैं अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, आप सब बोल रहे थे सर 5 हजार ले लो प्लीज, मैं आपको डरा देता हूँ 50 हजार रुपए दो, नहीं तो मैं आप सबको फेल कर दूंगा, तीनों को फेल कर दूंगा एग्जाम में। तो मैं आप सबसे अब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा देता हूँ, तो कल को अगर तुम मेरे अगेंस्ट में केस कर रहे हो ना कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड करने के लिए, तो तुमको कुछ नहीं प्रूव करना, तुमको कुछ प्रूव करना ही नहीं है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ प्राइमा फेसाई तुम्हारे ऊपर ही था जब तुम केस सेटल कर रहे हो। लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसे बोलते हैं रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। यहाँ उल्टा मेरे को प्रूफ करना है कि मैंने अनडू इन्फ्लुएंस परफॉर्म नहीं किया, समझ रहे हो मेरी बात को। बर्डन ऑफ प्रूफ तो ये होता है कि जो पार्टी, अगर मैं कोई राइट क्लेम कर रहा हूं कोर्ट में जाके, तो दिस इज माई बर्डन ऑफ प्रूफ, मैं बोल रहा हूं मोबाइल मेरा है, तो मेरा बर्डन ऑफ प्रूफ है, मेरे को प्रूफ करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, सब चीज देना पड़ेगा। लेकिन रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ में उल्टा खेल होता है कि सपोज करो मोबाइल मेरा है और यहाँ रिवर्स और बर्डन ऑफ प्रूफ की बात है, तो उल्टा वंस को प्रूव करना पड़ेगा, सर मोबाइल तो मेरा है, उल्टा वंस को प्रूव करना, मेरे को कुछ नहीं प्रूव करना। जैसे जैसे ऐसे इस केस में होता है कि अगर सपोज करो मैं टीचर हूं, मैं अंडर इन्फ्लुएंस का परफॉर्म कर रहा हूं, मैं डोमिनेटिंग पोजीशन में हूं, मैं तुम्हारे सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा हूं, और कल को तुम अगर मेरे अगेंस्ट में केस कर देते हो, कल को अगर तुम मेरे अगेंस्ट में केस कर देते हो और कोर्ट में एक बात प्रूव करते हो कि सर ने हमारे अगेंस्ट में अंडू इन्फ्लुएंस परफॉर्म किया था, तो तुम्हें कुछ प्रूव नहीं करना, बर्डन ऑफ प्रूफ डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ 3 स्टेज में होता है, पहले प्लेंटिफ पे होता है, फिर डिफेंडेंट पे होता है। तो प्लेंटिफ वो होता है जिसने केस फाइल किया है, डिफेंडेंट वो होता है जो केस को डिफेंड कर रहा है। लेकिन अगर अंडू इन्फ्लुएंस का केस है, तो अंडू इन्फ्लुएंस के केस में प्लेंटिफ को कुछ प्रूव ही नहीं करना, इसमें डायरेक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे शिफ्ट हो जाएगा, डिफेंडेंट पे प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं सेक्शन 16 सब क्लोज 3। अब पढ़ते हैं, इफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपीयर
on the face of it or on the evidence adduced to be unconscionable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of others. समझ रहे हो मेरी बात को? समझ आया कुछ? लास्ट लाइन, undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of others. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम सबको, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे और बी के बीच में एक केस हुआ, मैं बोलता हूं मोबाइल मेरा है, बी बोलता है मोबाइल मेरा है, तो मैंने केस फाइल कर दिया कोर्ट में, तो मैं प्राइमा फेसाई कौन प्रूव करेगा कि मोबाइल मेरा है? सर जिसका चोरी हुआ है, मतलब मेरा जिसका मेरा लिया मैं ही है। करूंगा, मैं करूंगा। प्राइमा फेसाई बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है। और Yes, sir. सेक्शन 101 जब इंडियन एविडेंस एक्ट का पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर मैं कोई राइट कोई कोर्ट में जाके क्लेम कर रहा हूं तो प्लेंटिफ को प्राइमा फेसाई प्रूव करना पड़ेगा, प्रथम दृष्टया प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा। जब मैं अपना राइट प्रूव कर दूंगा तब डिफेंडेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं दूसरा एग्जांपल मैं तुमको दूं कि मैं टीचर हूं, मैंने तुम्हारे साथ अंडर इन्फ्लुएंस परफॉर्म कर दिया और मैंने तुमसे बोल दिया कि मैं तुम तीनों से 50-50 हजार रुपए ले लूंगा, मैं तुम सबको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दूंगा। मैं तुम सबको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा देता हूँ, उसके बाद पढ़ा रहा होता हूँ, मैं तुमसे 50-50 हजार रुपए क्लेम करता हूँ, तुम मेरे अगेंस्ट में केस कर देते हो। तुम बोलते हो कि अमित सर ने तो हमारे अगेंस्ट में अंडर इन्फ्लुएंस परफॉर्म किया। तो लास्ट लाइन फिर पढ़ रहा हूँ मैं, लास्ट लाइन सेक्शन 16 सब क्लोज 3 की लास्ट लाइन, shall lie upon the person in the position to dominate the will of others। तो इस कंडीशन में टीचर किस पोजीशन में? डोमिनेट द विल ऑफ अदर्स। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है या तुम्हारे ऊपर है? सर टीच नहीं, फिर हमारे ऊपर। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, सही है, सर टीचर के ऊपर। टीचर के जी ऊपर। द पर्सन हु इज इन पोजीशन टू डोमिनेट, बेशक केस तुमने किया है, बेशक केस तुमने किया है, इसे क्या बोलेंगे पता है हम? इसे ये बोल देंगे, सर रिवर्स। जब तुम इसे बोलेंगे रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। इसमें उल्टा होता है, जिस बंदे ने केस किया है उसको तो कुछ प्रूव ही नहीं करना, उल्टा जो डिफेंडेंट है उसको डायरेक्ट पहले प्रूव करना है कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस परफॉर्म नहीं किया। ये सेक्शन 16 सब क्लोज 3 बोलता है। आप समझ में आया? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत जी समझ जी। आया? अब ये पूरा पता कब हाँ जी समझ आएगा? सर, मतलब सर ऐसे सर जो आप बोल रहे हो कि नॉर्मल बर्डन ऑफ प्रूफ उस इंसान पे होता है, मतलब जो बंदा केस करता है, बट इसमें ये हम्म। होता है अंडर इन्फ्लुएंस में कि मतलब जो डोमिनेट पोजीशन में है, उसको प्रूव करना पड़ेगा चाहे उसने केस भी ना किया। हाँ नहीं, चाहे बेशक तुमने मेरे अगेंस्ट में केस किया हो, लेकिन डिफेंडेंट को डायरेक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे हो जाएगा। आप कोर्ट में कभी भी आप यस जाओगे ना, कभी सर। भी बीइंग ए लॉयर कोर्ट में कभी भी आप जाओगे ना, तो आपको प्राइम एफएसआई अपना केस प्रूव करना पड़ेगा। फिर डिफेंडेंट की बारी आएगी, फिर डिफेंडेंट अपना केस प्रूव करेगा। लेकिन इसमें उल्टा होता है, आपको कुछ प्रूव ही नहीं करना, आपको तो सिर्फ केस करना है। इस अमित सर ने हमारे अगेंस्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस परफॉर्म किया है, उल्टा बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये बोलता है सेक्शन 16 सब क्लोज 3। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है, इक्विटी, क्योंकि जो पर्सन इस पोजीशन में है जो विल डोमिनेट कर सकता है, तो कम से कम उसको हम पहले उसके ऊपर बर्डन रख देते हैं कि भाई तू प्रूव कर कि तूने अपनी जो पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया, पहले तू प्रूव कर। ठीक है, सेक्शन 16(3) समझ में आ गया? जी सर आ गया। अब यस पढ़ते हैं सर। सेक्शन 17। नहीं, पहले पढ़ लेते हैं ट्रांजेक्शन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, 17 का ये। हाँ, इफ द ट्रांजेक्शन इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, इस पे क्वेश्चन आएगा इलस्ट्रेशन में। जैसे मैंने बताया था ना कंसेंसियस एड एडम पे आया था, ऐसे ही एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ है आईपी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर में, बता रहा हूँ तुम्हें मैं। सुन लो पहले इसको ध्यान से। इफ द ट्रांजेक्शन इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब, जैसे अभी तुमने देखा होगा, जिससे जितना भी बिजनेस चल रहा है हमारे इंडिया में, इंडिया की बात करें, जैसे कोई भी कंपनी है वो बेसिकली क्या कर रही है, उसने प्लान लगाए हुए हैं। जैसे अब तुम देखते होगे किसी भी सेल्युलर कंपनी का तुम प्लान ले रहे हो, तो किसी का 700 का प्लान है, किसी का 800 का प्लान है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तुम्हें पता है कि अगर तुम 1.5 GB का प्लान लोगे ना, तो 700-800 तक का ही आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इफ द ट्रांजेक्शन इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, the contract is not said to be induced by undue influence. For example, A applied to a banker for a loan at the time when there is stringency in the money market. The banker declines a make to loan except an unusually high rate of interest. A accept the loan on these terms. This is a transaction in the ordinary course of business. मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो इन्फ्लेशन आ जाता है, अभी क्या होता है, मंदी आ जाती है, आर्थिक मंदी इंडिया में, पैसे की बहुत कमी है। मैं बैंक में पहुंच जाता हूँ, मैं बोलता हूँ सर मुझे 1 लाख का लोन चाहिए।
जनरली अगर मैं 1 लाख का लोन लेता हूं तो बैंक मेरे से 7 या 8% का इंटरेस्ट लेता है। बैंक बोलता है भैया देखो मार्केट में है अभी पैसे की कमी, मैं आपको 1 लाख का लोन तो दे दूंगा लेकिन आपसे 30% का ब्याज मैं लूंगा, 30% का इंटरेस्ट मैं लूंगा। तो इस कंडीशन में क्या बैंक ने मेरे अगेंस्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस परफॉर्म किया है या नहीं किया, मेरे को बता दो आप। नो सर। क्यों? क्यों नहीं किया बता। सर क्योंकि क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इसमें एक सिचुएशन दी हुई है, देयर इज स्ट्रिंजेंसी इन द मार्केट। स्ट्रिंजेंसी मतलब आर्थिक मंदी आ चुकी है। अगर जी सर। मार्केट में आर्थिक मंदी आ चुकी है उस कंडीशन में जितने भी बैंक है वो क्या कर रहे हैं, औने पौने रेट में लोन दे रहे हैं। उस कंडीशन में इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन कोई किसी भी तरीके की आर्थिक मंदी नहीं आई हुई है, सब अच्छा भला चल रहा है। उस कंडीशन में बैंक क्या बोलता है कि भैया मैं तो आपका, अब अगर आप बिजनेस कर रहे हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई ऐसा पैसा लगा रहे हो, लोन ले रहे हो, तो वो आपकी मर्जी है आप कितना इंटरेस्ट दो, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर ये दूसरी पार्टी अप्रूव कर दे कि सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था, बैंक ने तो सच में मेरे अगेंस्ट में अनडू इन्फ्लुएंस परफॉर्म किया तो उस कंडीशन में बैंक के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात यस। को? जी सर। क्या समझ आया? सर मतलब कि अगर कोई ऐसा ऑर्डिनरी कोर्स आ जाए बिजनेस में कि कोई घाटे में चल रही है चीज, या फिर कोई भी ऐसा मतलब कि देश में कोई वो आ गई कि ट्रांजैक्शन में या फिर बिजनेस में, तब वो करे, तब तब नहीं होगा उस पे। बट अगर वो जानबूझ के ऐसा कोई भी बैंक करता है तब उसके तब होगा। ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। बेटा ये ना इलस्ट्रेशन ना, पता क्या होता है, अगर आप, मैं कितना भी बड़ा एक्सपर्ट बनूं, मेरे को तेरे से इसीलिए सही लग रहा है तू पढ़ रही है, ये तो दोनों नहीं पढ़ रहे मेरे को लग रहा है। तो बेटा अगर तुम पढ़ के नहीं आओगे ना, ये इलस्ट्रेशन तुमने नहीं पढ़ी, ये इलस्ट्रेशन उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा पेपर में। और जब इलस्ट्रेशन उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाए, अगर सपोज करो इस इलस्ट्रेशन को उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो आप पता है पहले 3 चीज जरूर लिखोगे कि वन पर्सन इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन, यूजिंग दैट पोजीशन एंड गेनिंग अनफेयर एडवांटेज। अब आ जाएंगे अनफेयर एडवांटेज से हम इस इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब मार्केट में पैसे की कमी थी उस कंडीशन में जब बैंकर ए को लोन देता है और बोलता है कि मैं आपसे 30% का ब्याज लूंगा, तो क्या इसको हम अंडू इन्फ्लुएंस बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। क्योंकि बेशक उसने एडवांटेज गेन किया लेकिन उसने अनफेयर एडवांटेज गेन नहीं किया। उसने तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो एडवांटेज गेन किया है, उस टाइम में आर्थिक महामंदी आ चुकी थी, स्ट्रिंजेंसी तो ऑफ कमी, स्ट्रिंजेंसी ऑफ मनी थी मार्केट में, या कैसे होते हैं पैसे की कमी थी मार्केट में। बैंक ने बोल दिया देख भाई मार्केट में पहले ही पैसे की कमी चल रही है, मैं तेरे को पैसे दूंगा तो इतने इंटरेस्ट पे दूंगा, इतने इंटरेस्ट पे कम पे नहीं दूंगा। तो इस कंडीशन में जब मैं बोल देता हूँ चलो ठीक है, बैंक से बोलता हूँ चलो ठीक है आप मेरे को इतने इंटरेस्ट पे दे दो, तो बैंक कोई अंडू इन्फ्लुएंस परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्योंकि बैंक का काम क्या है, बैंक का काम भी तो ये होता है कि इंटरेस्ट से प्रॉफिट गेन करना है। तो वो ऑर्डिनरी जो वो कर रहा है वो, जैसे हमने 3 एग्जांपल देखे थे, वन पर्सन इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन, यूजिंग दैट पोजीशन टू गेन अनफेयर एडवांटेज। तो इस कंडीशन में बैंक अनफेयर एडवांटेज गेन नहीं कर रहा है, रादर ही इज डूइंग द बिजनेस इन ऑर्डिनरी कोर्स। तो ऑर्डिनरी कोर्स में वो बिजनेस कर रहा है। समझ रहे हो? यस सर। भाई कुछ समझ में भी आ रहा है? बोल इन दोनों को। जी। वंश, गौरव, आ रहा यस समझ में? सर, आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा देखते हैं बेटा, कोई बात नहीं, एग्जाम में कितने लाओगे। सेक्शन 17 पढ़ लेते हैं भाई। सेक्शन 17 डिफाइन फ्रॉड। Fraud means and include any of the following act if they are committed with intent to deceive another or his agent or induce him to enter into contract। तो जब हम डिसेप्शन परफॉर्म करते हैं ना, डिसीव करते हैं किसी के साथ, मतलब गलत भावना के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसे झूठ बहका के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसके साथ, उसे बोलते हैं फ्रॉड, डिसेप्शन। इसमें जो लाइन है ना, इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी और इज एजेंट, डिसीव मतलब झूठ बहकाना, झूठा वादा करना, ये सब के सब किस में आ जाएंगे? फ्रॉड में। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट if they are committed with intent to deceive another party or his agent or to induce him to enter into contract. Suggestion as a fact that which is not true by one who does not believe it to be true। मैं कोई ऐसा फैक्ट सजेस्ट कर रहा हूं जो है ही नहीं, जो हो ही नहीं सकता। मैं सपोज करो तुमसे बोल दे रहा हूं कि मेरे पास एक मैजिक स्टिक है और उस मैजिक स्टिक से ना मैं तुम्हें 50 करोड़ रुपए रोज के दे सकता हूं अगर तुम इस मैजिक स्टिक को खरीद लोगे। तो मेरी इंटेंशन क्या है, तुम्हें डिसेप्शन करना, तुम्हारे अगेंस्ट में तुमको डिसीव करना, और इस डिसेप्शन से तुम क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो मेरे से,
तो कंडीशन तुम्हें कैसा फैक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास जो ये स्टिक है, ये मैजिक स्टिक है। कल से या तुम्हें मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है, तो उस कंडीशन में तुम समझते हो कि हाँ यार ये तो सोने का अंडा देती है। तो उस कंडीशन में मैं ऐसा फैक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरी मुर्गी सोने का अंडा नहीं देती, लेकिन मैं तुमको बोल रहा हूँ मेरी मुर्गी सोने का अंडा देती है। तो इसे बोलते हैं सजेशन एज ए फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। मैं एक ऐसा फैक्ट तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ जो ट्रू नहीं है। और बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, या मुझे पता है कि ये फैक्ट तो ट्रू है ही नहीं, तो मैं ऐसा फैक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ, फ्रॉड कर रहा हूँ। दूसरा, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट और पैसिव कंसीलमेंट पे मैंने एक पूरी क्लास ली थी जब मैंने लास्ट बार ये फ्रॉड पढ़ाया था। तो उसमें क्या होता है, एक्टिव कंसीलमेंट क्या होता है कि सपोज करो दिस इज माय ड्यूटी टू स्पीक, मेरे को आपको बताना पड़ेगा। जैसे एक होता है, मैंने बताया था सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट, जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ केवियट एम्पटर, इसे बोलते हैं बायर बी अवेयर। जैसे अगर सपोज करो तुम किसी भी मार्केट में जाओगे या मार्केट में सामान रखा हुआ है, तो आप उससे बोलोगे, आप मार्केट में सामान उठाओगे और बोल दोगे भैया कितने का सामान दिया है, तो वो बोलेगा भैया मैं 50 का दे रहा हूँ, 60 का दे रहा हूँ। और वो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एग्जामिन करो कि ये जो माल है वो सही है या नहीं है। इसे बोलते हैं एक्टिव पैसिव कंसीलमेंट। एक्टिव कंसीलमेंट क्या होता है कि सपोज करो मैं बोल दूं वंश को कि वंश मैं तेरा घोड़ा खरीद लूंगा, अगर तू ये बता दे मेरे को कि तेरा घोड़ा साउंड माइंड है या नहीं है। घोड़ा बोलता है ये बोलता है क्या नाम, अगर तू चुप नहीं रहे, अगर तू मेरे को ये नहीं बोलेगा ना तेरा घोड़ा साउंड माइंड नहीं है, मतलब सपोज करो मैं बोलता हूँ वंश को कि वंश अगर तू मेरे को ये नहीं बोलेगा ना कि तेरा घोड़ा पागल नहीं है, तो मैं मान के चलूंगा तेरा घोड़ा पागल नहीं है और मैं घोड़ा खरीद लूंगा। अब वंश वहां कुछ नहीं बोलता, वंश चुप रहता है। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द वंश टू स्पीक, टू टेल द ट्रूथ कि सर मेरा घोड़ा तो पागल है, आप क्यों खरीद रहे हो उसको। इसे बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट। एक्टिव कंसीलमेंट का उलट होता है पैसिव कंसीलमेंट। पैसिव कंसीलमेंट, एक्टिव कंसीलमेंट तो ये है कि मेरी ड्यूटी थी बोलने की लेकिन मैंने नहीं बोला। पैसिव कंसीलमेंट में जहां मेरी ड्यूटी नहीं है बोलने की, जैसे आप जाओगे, मैंने आपको बताया था कि कोई बुद्ध बाजार लग रहा है या संडे मार्केट लग रही है, पैट बाजार कोई भी लग रहा है, उसमें आप जब जाते हो तो बहुत सारी दुकानें होती हैं, उस दुकानों पे बहुत सारा सामान रखा होता है। आप उठाते हो, उल्टा दुकानदार से पूछते हो भैया ये सामान कितने का दिया, आप लेके आ जाते हो। कि आपकी वो ड्यूटी बनती है, इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ कैवियर टेम्पटर, बायर बी अवेयर, जिसे बोलते हैं क्रेता सावधान। तो आपकी ड्यूटी आप उसे एग्जामिन करो, ऐसा एग्जामिन करने के बाद ही खरीद के लाओ। दुकानदार बोलेगा भाई मेरी कोई गारंटी नहीं, आप खुद एग्जामिन करके ले जाओ। इसे बोलते हैं पैसिव कंसीलमेंट, कि एक्टिवली मैं बोल रहा हूं मेरी कोई गारंटी नहीं, आप इसे खरीद रहे हो तो अपनी गारंटी पे खरीद के लाओ, तो आप उसे जांच पड़ताल करके खरीद के ला रहे हो। तो यहाँ कोई दुकानदार की ड्यूटी नहीं बनती कि वो आपको ट्रुथ बताओ, आपकी खुद की जो डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर आप खरीद के ला रहे हो। इसे बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट। तो अगर एक्टिव कंसीलमेंट है तो क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, लेकिन पैसिव कंसीलमेंट है तो फ्रॉड नहीं होगा। A sells by auction to B a horse which A knows to be unsound. A say nothing to B about the horse unsoundment. This is not fraud. जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल ध्यान से सुन लो। A sells by auction to B a horse. A B को एक घोड़ा बेचता है ऑक्शन से। A know to be unsound, और A को पता है मेरा घोड़ा पागल है, लेकिन A B को कुछ नहीं बताता कि मेरा घोड़ा पागल है या नहीं है। बी उसको खरीद के ले जाता है। तो यहाँ ए की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ना तो बी ने उससे पूछा था कि तेरा घोड़ा साउंड माइंड है या नहीं है, पागल तो नहीं है तेरा घोड़ा, ना उसने जांच, कुछ ने तो खुद अपनी डिस्क्रिप्शन लगाई, जांच पड़ताल करी और उस घोड़े को खरीद के ले गया। इसे बोलते हैं एक्टिव कंसील पैसिव कंसीलमेंट। लेकिन इसी कंडीशन में दूसरे देख लेते हैं। बी इज एज बी इज एज डॉटर and had just come to age. Here, the relation between the parties would make it a duty to B if the horse is a sound mind. B क्या है, ए की डॉटर है। बी जिसने घोड़ा खरीदा था वो ए की डॉटर है, वो भी 18 साल की हुई है। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि घोड़ा साउंड माइंड कैसे होता है, अनसाउंड माइंड कैसे होता है। ठीक है, उस कंडीशन में अपने फादर से वो घोड़ा खरीद लेती है। तो यहाँ एक ही ड्यूटी बनती है कि वो बताए, क्योंकि उसकी वो जो डॉटर है ना वो इस सिचुएशन में नहीं है वो एग्जामिन कर सके कि साउंड माइंड घोड़ा कैसा होता है, अनसाउंड माइंड कैसा होता है। तीसरा पढ़ लेते हैं। बी से टू ए इफ यू डू नॉट डिनाई आई शैल एज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। ए से नथिंग हेयर ए साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच। एक क्वेश्चन आता है, व्हेन द साइलेंट इक्विवेलेंट टू स्पीच, when it is the duty of the plaintiff, sorry, it is the duty of the defendant to tell the truth. Suppose करो मैं वंश को बोलता हूँ कि वंश मैं तेरा मोबाइल खरीद रहा हूँ, लेकिन ये मान के चल मैं तेरा मोबाइल तब खरीदूंगा जब तेरा मोबाइल आईफोन 15 है, लेकिन वंश का मोबाइल तो आईफोन 13 था।
और मेरे को तो पता ही नहीं आईफोन 13 आईफोन 15 क्या होता है। तो मैंने क्या किया, वंश का मोबाइल खरीद लिया, वंश ने बता दिया सर मेरा मोबाइल आईफोन 15 ही है। तो उस कंडीशन में इट इज द ड्यूटी, अगर मैं बोलता हूँ वंश को कि वंश अगर तू कुछ नहीं बोलेगा तो मैं मान के चलूंगा तेरा आईफोन आईफोन 15 है, आईफोन 13 नहीं है। तो उस कंडीशन में वंश कुछ नहीं बोलता और आराम से चुपके से मेरे को मोबाइल दे देता है। तो यहाँ साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच, क्यों? क्योंकि इट इज द ड्यूटी ऑफ वंस टू टेल द ट्रूथ। तो ये थर्ड इलस्ट्रेशन है, बी से टू ए। बी जो घोड़ा खरीद रहा है, ए को बोलता है कि इफ यू डू नॉट डिनाई इट, अगर आप मना नहीं करोगे मैं ये मान के चलूंगा, आई शैल एज्यूम दैट कि घोड़ा साउंड माइंड है। अब यहाँ एक कुछ नहीं बोलता, हेयर इज साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। जो एक कुछ नहीं बोल रहा ना, उसका ना बोलना भी स्पीच में माउंट हो जाएगा, स्पीच माना जाएगा। जैसे अगर सपोज करो मैं वंश को बोलता हूँ कि वंश मैं तेरा आईफोन 15 खरीद लूंगा, अगर तू कुछ नहीं बोलेगा तो ये मान के चलूंगा तेरा मोबाइल जो है ना आईफोन 15 ही है, जबकि वंश का मोबाइल तो आईफोन 12 है। अब वंश क्या करता है, वंश, मैं जब वंश से मोबाइल खरीद रहा था वंश ने मेरे को कुछ बोला ही नहीं। तो वंश की जो साइलेंस है ना, साइलेंस को भी हम स्पीच मान के चलेंगे। और इट इज द ड्यूटी ऑफ द वंश टू टेल द ट्रूथ, और समटाइम्स द साइलेंस ऑल्सो अमाउंट टू स्पीच। तो जब साइलेंस अमाउंट टू स्पीच हो जाएगी उस कंडीशन में वंस की ड्यूटी बनती थी मेरे को ट्रुथ बताए। तो अब दोबारा आ जाते हैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कब होगा, जब वंस की ड्यूटी थी। तो पहले केस में कब ड्यूटी थी, जब ये बेटी अभी 18 साल की हुई है और ये बेचारी एग्जामिन भी नहीं कर सकती साउंड माइंड घोड़ा कैसा होता है, अनसाउंड माइंड घोड़ा कैसा हो सकता है, इसे बोल देंगे एक्टिव कंसीलमेंट। दूसरा, जब मैं वंश को बोलता हूं कि वंश अगर तू डिनाई नहीं करेगा तेरा मोबाइल आईफोन, अगर तू चुप रहेगा या तू डिनाई नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, तो मैं मान के चलूंगा तेरा मोबाइल आईफोन 15 है। वंश कुछ नहीं बोलता, तो यहाँ वंश का ना बोलना भी स्पीच में आ जाएगा, इसे बोलेंगे एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। अगर मैं आपको सबसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं कि मैं आप सबको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा और आप सबसे पैसे ले लेता हूं और अपना मोबाइल साइलेंट करके सो जाता हूं, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाता ही नहीं अगले 2-3 साल तक। तो इस कंडीशन में मैंने तुम्हारे साथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसको मैं परफॉर्म ही नहीं करना चाह रहा था? सिंपल। एनी अदर फैक्ट एक्ट फिटेड टू डिसीव। एनी अदर एक्ट की बात करूंगा मैं, तो एनी अदर एक्ट समझ में भी आ रहा है कुछ? यस सर आ रहा है। दूसरी क्लास लेनी है, कल करना है? पहले ये बताओ पढ़ क्या होगी। सर दूसरी क्लास मत लो, आप कल करते हैं कल सर। ठीक है, तो सेक्शन 17 पढ़ के आना एक बार ढंग से। मैं तो सोच रहा था आज कंप्लीट कर दूंगा, 18 19 रहता है बेटा, कल मैं 18 करके नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगा फिर। तो कल 17 18 जरूर करके आना। तो मैं फिर बता रहा हूँ, सजेशन एज ए फैक्ट दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन। तो मैं ऐसा फैक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ जो ट्रू ही नहीं है, जैसे मैजिशियन एग्जांपल। दूसरा एक्टिव कंसीलमेंट। तो एक्टिव कंसीलमेंट और पैसिव कंसीलमेंट में डिफरेंस होता है। पैसिव कंसीलमेंट कभी भी फ्रॉड नहीं होती। पैसिव कंसीलमेंट का अगर एग्जांपल है तो सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ लेना। एक्टिव कंसीलमेंट हमेशा फ्रॉड होती है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट तब होगा जब मेरे को वंस बता ही नहीं रहा है कि उसका मोबाइल आईफोन 13 है, जबकि मैं मान के चल रहा हूँ उसका मोबाइल आईफोन 15 है। और मैं अगर ऐसा प्रॉमिस कर रहा हूँ जिसे मैं परफॉर्म ही नहीं करना चाह रहा, तो भी फ्रॉड हो जाएगा। वो तीसरा है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। तो अगर कोई आप ऐसी एक्ट भी कर रहे हो जिसको डिसीव में आ रही है, सपोज करो आप ऐसा कोई फ्रॉड कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं करना चाह रहे, वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी। और लास्ट है एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू फ्रॉडुलेंट। तो ऐसा सेक्शन 17 में फ्रॉड नहीं है, लेकिन जब सेक्शन 53 तुम पढ़ोगे ना, सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लिख लेना लास्ट लाइन के लिए। सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जल्दी लिख लो। सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ के आना कल। तो उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी जब प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर करते हैं, हम क्यों करते हैं, सपोज करो मेरे बहुत सारे क्रेडिटर है, मैंने बहुत सारे लोगों से पैसा लिया हुआ है, और मैंने उन्हें बताया हुआ मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर सपोज करो मैं उस प्रॉपर्टी को ही बेच दूं तो वो पैसा कहां से रिकवर करेंगे? तो मैं उस प्रॉपर्टी को इसलिए बेच रहा हूं कि कल को मेरे क्रेडिटर पैसा रिकवर ना कर पाए। तो उस कंडीशन में ये एनी अदर फैक्ट एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। तो कुछ ऐसी एक्ट है जो लॉ ने डायरेक्ट डिक्लेयर की हुई है फ्रॉडुलेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे पढ़ के आओगे बेटा। सेक्शन 17 हो गया है, इसका लैंडमार्क जजमेंट है डेरी वर्सेस पीक, जरूर करना है। समझ ठीक आया है कुछ सर। थोड़ा बहुत? फ्रॉड में आज नहीं आया। यस यस सर। सर आया सर। When silence amount to fraud, as a general rule, mere silence does not amount to fraud. Explanation of section 17 provided that mere silence as to fact does not constitute fraud unless it is the duty of the person keeping silence to speak, unless his silence is in itself. तो इसके लिए
जो इट इज द ड्यूटी इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ के आना, जो इलस्ट्रेशन लिखी हुई है। ड्यूटी कब होती है? जब सपोज करो वो डॉटर थी जो अभी बेचारा 18 साल की हुई है, तो उसके फादर को बताना ही पड़ता कि घोड़ा घोड़ा साउंड माइंड नहीं है। या जब मैं बोल देता हूँ दूसरा, अनलेस इट्स साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। जब मैं वंश को बोल रहा हूँ कि भैया अगर तू चुप रहेगा तो मैं मान के चलूंगा तेरा मोबाइल आईफोन 15 है, जबकि वंश का मोबाइल तो आईफोन 13 था। तो वंश के जो चुप रहना है ना, जो साइलेंस अमाउंट टू स्पीच, जो एक्सप्लेनेशन पढ़ के आओगे। उसके अलावा सर्कमस्टांसेस इन विच साइलेंस में अमाउंट टू फ्रॉड। पर्सन कीपिंग साइलेंस is under duty to speak in case of fiduciary relation, well silence is equivalent to speech when there is a charge change in circumstances, half truth amount to fraud। कल हम सेक्शन 17 दोबारा से पढ़ेंगे एक बार, और सेक्शन 18 पढ़ के आएंगे। मैं इस पीडीएफ को आप सबको शेयर कर रहा हूँ विद बेरक विद सेक्शन, आप पढ़ के आओगे, ठीक है बेटा? ओके सर। इसको पढ़ के आओगे तभी कुछ समझ आएगा। अभी कुछ किसी को पूछना हो आज की क्लास में पूछ लो जल्दी। न- नहीं सर, सर मैं ये बोल रही हूँ ना कि मतलब जैसे न्यू आप टॉपिक शुरू करते हो ना, तो आप उसकी पीडीएफ शेयर कर दिया करो। चलो ऐसे कर दूंगा मैं, है ना? मैं ऐसे कर दूंगा जी, ये भी सही है। सर ये तो आप ये कम से बैरक कम से ही पढ़ा रहे हो ना? नहीं, बैरक से नहीं पढ़ा रहा मैं, नोट से पढ़ा रहा हूँ। ये बैरक नहीं है, बैरक उठा के देखिए, अच्छा तभी तो सर मैं मेरे बोलता हूँ। पास ये